Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our first chapter of chemistry, which is actually your fourth chapter, the chemical bonding and molecular structure. So let me start our chapter. So बेटा टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है कैसे बनता है, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक एलिमेंट ऐसा हो जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने को तैयार हो एंड दूसरा ऐसा एटम हो या आयन हो जो एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार हो। ठीक है, जब ऐसी कंडीशंस होती हैं, एक दे देता है दूसरा ले लेता है, तब आयनिक बॉन्ड बनता है उन दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देखनी है जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो क्या, द ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम, कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास Na एंड Cl एटम है, इन दोनों की क्या कैपेबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज बनाने की या नेगेटिव चार्ज बनाने की, ये कितना ईजिली ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बना सकेंगे। ठीक है, कोई भी एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दोनों एटम्स की पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना इजीली वो बना सकते हैं। एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, जितना इजीली वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बना सकते होंगे उतनी इजीली क्या होगी बेटा, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड, मतलब फिर उसके बाद जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे उसके बाद उनकी किस तरह से हम उनकी अरेंजमेंट करेंगे सॉलिड में ताकि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना सकें, या लैटिस में किस तरीके से उनको हम अरेंज करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि किस तरीके से वो आयंस बना सकेंगे ईजिली डिफ़िकल्टी से। सेकंड चीज़ यही, अगर आयंस बन गए तो हम उनको अरेंज कैसे करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जैसी कोई बात आ गई। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा, जैसे जब पहले हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा, मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है m। ठीक है, m क्या है, m की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब इसके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सकता है। जब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा देगा तो ये m पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव करवा दिया तो हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमने ये पता करना है कि कितना इजीली जो ये m एटम है ये m पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कितना इजीली ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सकता है। ये बेटा हमें पता चलेगा इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी होती है बेटा, लिख लो चाहे इसको, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या करती है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बोल रही हूँ कि इस एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो एटम है वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, मतलब उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। ठीक है, एंड अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है किसी एटम की तो इसका ये मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, इसीलिए हम उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। ठीक है, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुआ बेटा। अब नेक्स्ट चीज़ है कि एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मान लो कोई हमारे पास एक्स, मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसने क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर एक्स नेगेटिव में। मतलब पहले हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की, अब हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अब ये कितना इजीली इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है बेटा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। अब व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसी एनर्जी होती है बेटा जब कोई एटम, न्यूट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन को
जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, गेन करने के बाद वो एक्स नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तब जो एनर्जी रिलीज होगी ना बेटा, बाहर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी कितनी एनर्जी हमें चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करवाने के लिए। यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चला जाएगा तब कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया ना। जैसे मान लो बेटा, हम बोलते हैं कि अगर मान लो कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने बॉन्ड बनाना है तो इसके लिए एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है, एनर्जी बाहर निकलती है, रिलीज़ होती है। क्लियर है ना। क्यों रिलीज़ होती है, क्योंकि हम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब वो स्टेबल होगा, हमेशा याद रखना बेटा, जो चीज़ अनस्टेबल है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनस्टेबल से अगर हमने स्टेबल बनाया तो एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो रिलीज़ होगी, बाहर निकल गई। समझ में आया। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, हम एक्स हमारा एटम था उसे हम आयन बना रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, मान लो Cl था, Cl अनस्टेबल था क्योंकि इसके पास 287 इलेक्ट्रॉन थे। अब Cl नेगेटिव बन गया, क्या बन गया, 288 बन गया, मतलब ये अब क्या बन गया, स्टेबल बन गया। इसका मतलब स्टेबल बन गया तो अब इसकी एनर्जी कम होगी ना, जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। अगर इसकी एनर्जी कम होगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हुई वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसको हम नेगेटिव्स में लिखते हैं, मतलब नेगेटिव्स में उसको शो किया जाता है, ठीक है। जो भी एनर्जी डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ ही हुई ना एक हिसाब से, जो रिलीज़ हुई है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, उतना ईजिली वो क्या है, आयन हमारा बनेगा फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। समझ में आया बेटा। अब अगर स्टेबिलिटी वाली बात अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाऊं, मान लो जब हमारे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना, हम इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना, कभी वो कर लिया कभी वो कर लिया, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एनर्जी कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो हम एक जगह टिक के बैठ जाते हैं ना, हमें उठने की भी शक्ति नहीं होती। हम क्या हो जाते हैं, जब स्टेबल हो जाते हैं, है ना, एक जगह पे टिक के बैठ गए, क्यों, क्योंकि हमारी एनर्जी कम हो गई। समझ में आया। जब एनर्जी ज़्यादा तब अनस्टेबिलिटी होती है, हम स्टेबल नहीं रहते, हम एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। जब एनर्जी नहीं होती है ना, जब फिर हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, एक जगह पे टिक के बैठ जाते हैं। यही बातें एटम्स के साथ भी होती हैं। जब वो अनस्टेबल वो कब होते हैं, जब उनमें एनर्जी ज़्यादा है। जब उनमें एनर्जी कम हो गई तब वो स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो बेटा ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, एक तो क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, है ना, तभी पॉजिटिव चार्ज जल्दी बनेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी नेगेटिव आयन जो है वो जल्दी बनेगा। ठीक है बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस होती है ना, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सोथर्मिक ही रहेगी। एंडोथर्मिक बहुत कम केसेस में होती है, ये ज़्यादातर क्या है, एक्सोथर्मिक ही रहती है। एंड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है या आयोनाइजेशन की वैल्यू है, ये हमेशा एंडोथर्मिक रहती है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू इसकी कब आएगी, जब हमें इसको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी हमें इसको एनर्जी देनी पड़ रही है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन को गेन कर। जैसे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेंगी, वो नहीं लेना चाहेंगी ना, वो पहले से स्टेबल है। तो हमें नोबल गैसेस को अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं, अगर उसने भी इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, ताकि वो अनस्टेबल हो सके एंड दोबारा से फिर वो क्या ले, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ले लें स्टेबल होने के लिए। समझ में आया ना। या फिर हम ये बोल सकते कि हमें उसके साथ धक्का करना पड़ेगा कि तू इलेक्ट्रॉन ले, वो लेने को तैयार नहीं, लेकिन हम उसको दे रहे हैं फिर भी, तो फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब ये एंडोथर्मिक होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वरना तो एक्सोथर्मिक ही रहती है। क्लियर हुआ। ये दो कंडीशंस हमें चाहिए जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कितनी ईजिली बन सकता है।
ठीक है बेटा। फिर आती है बात क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो होती हैं बेटा, ये इस तरीके से, मतलब इनकी बॉन्डिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, इनकी बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से इन्होंने खुद को अरेंज करना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बेटा, हमने सिर्फ ये देखना है कि NaCl जो है वो किस तरीके से 3 डायमेंशंस में अपने आप को अरेंज करके रखता है, ठीक है। जैसे मान लो आप एक क्यूब बना लोगे, है ना, आपने एक क्यूब बना लिया, इस क्यूब में क्या होगा बेटा, एक पे क्या होंगे Na पॉजिटिव, दूसरे पे Cl नेगेटिव, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से इनको लिख लेते हैं। मान लो ये Na पॉजिटिव है, ये Cl नेगेटिव है, फिर ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये Cl नेगेटिव हो जाएगा, फिर Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरह से खुद को अरेंज कर लेंगे ये, ठीक है। फिर साथ एक क्यूब, ये फर्स्ट क्यूब था, फिर साथ एक क्यूब और जुड़ गया, फिर एक क्यूब जुड़ गया, फिर एक क्यूब, फिर एक क्यूब, मतलब इसके एक क्यूब के चारों साइड हमने सारी साइड्स पे हमने क्या कर दिए, क्यूब्स बना दिए। तो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के आयंस, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट होता है, जो उसकी आपको डायग्राम शो करके दिखाई हुई है, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास है, ये देख लो एक बारी, दस द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन एंड नॉट सिंपली बाय अचीविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द आयनिक स्पेसेस इन द गैसियस स्टेट। क्या बोला कि अगर हमने मेज़र करना है, ठीक है, उसकी एनर्जी को, या हमने ये देखना है कि कितना इजीली वो आयनिक कंपाउंड बना सकेगा, मतलब कितना इजीली उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकेगी, वो हम ये नहीं बोल सकते कि डिपेंड करेगी ओनली ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, वो बॉन्ड किस तरह से बनेगा वो ज़रूर डिपेंड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। बट अगर एक बारी बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक बारी बॉन्ड बन गया, फिर वो कितना स्टेबल बॉन्ड बना है वो किस चीज़ से पता चलेगा, उसकी लैटिस एंथैल्पी पे से पता चलेगा। अब व्हाट इज़ दैट लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। क्या बोला है बेटा, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि बॉन्ड एक बारी हमारे पास बन गया, बॉन्ड कैसे बना है ना, ये तो पता चलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। लेकिन जब एक बारी बॉन्ड हमारा बन गया, उस बॉन्ड के बनने के बाद अगर हमने उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वो कितना स्टेबल बना है, ठीक है, वो लैटिस एंथैल्पी से पता चलेगा। नाउ व्हाट इज़ दैट वर्ड लैटिस एंथैल्पी, ये लैटिस एंथैल्पी क्या है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी क्या है बेटा, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, सिंपल सी वर्डिंग में एक चीज़ है, इन्होंने घुमा फिरा के लिखा है, सिंपल सी वर्डिंग में एक चीज़ बता रही हूँ। लैटिस एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड हमारे पास बन गया दो आयंस के बीच में, ये बॉन्ड जब बन गया, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। या फिर हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, बॉन्ड हमारे पास जब बना, ठीक है, बनने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, या जब बॉन्ड बना तब कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। समझ में आया, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, लैटिस एंथैल्पी। जब बॉन्ड बना तब कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई थी, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। सेम ही चीज़ है बेटा, दोनों चीज़ें, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होगी जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है जब बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है बेटा। फॉर इनकी एग्जांपल हम इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या है। द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents। मान लो हमारे पास एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का, ठीक है, इनसे हमारे पास NaCl बन गया, ठीक है, या पहले ही आप NaCl लेके चलो, ठीक है, NaCl बन गया। अब टोटल हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हम एक मोल मान लो हमने NaCl ले लिया, 1 मोल NaCl
में से जो आयन्स हैं उन आयन्स को हम कम्प्लीटली सेपरेट कर दें, Na पॉजिटिव को अलग कर दें, Cl नेगेटिव को अलग कर दें, इनके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इन्होंने घुमा फिरा के बोला है, हमने सिंपल वर्डिंग में कर लिया। अब आप लिख भी उसी वर्डिंग में सकते हो जिस वर्डिंग में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लैटिस एंथैल्पी होती है NaCl की, वो 788 किलो जाउल पर मोल होती है। इसका क्या मतलब है कि NaCl के एक मोल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 788 किलो जाउल पर मोल। क्लियर है, ताकि हम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दोनों आयंस को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। क्लियर है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी डिपेंड किस चीज़ पे करेगी, ऑब्वियसली डिपेंड करेगी किस चीज़ पे कि ये आयंस कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी जो हम लगाते हैं वो उससे फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर है ना बच्चों। इसके बाद आते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स हैं, मतलब जब बॉन्ड बन गया है ना, जैसे मान लो आप क्यूब बनाते हो या फिर आप पहले स्क्वायर रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते थे है ना। जो स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, इस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के लिए के जो पैरामीटर्स होते हैं कौन से होते हैं, इसकी लेंथ है ना, इसकी ब्रेड्थ, इसकी हाइट ले लो है ना, या एंगल्स हो गए या डायगनल्स हो गए, उसकी क्या मेज़रमेंट है, ये सारी मेज़रमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड के भी कुछ पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड की लेंथ कितनी है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, वही लैटिस एंथैल्पी को ही बॉन्ड एनर्जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देन क्या है, बस लैटिस एंथैल्पी ये होती है कि जब हमने हमारा क्रिस्टल सॉलिड बना है, उस सॉलिड में से हमने अगर एक बॉन्ड को तोड़ना है तब हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बॉन्ड को तोड़ेंगे, ओनली एक सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे तो हमने लैटिस में बॉन्ड को तोड़ा था ना, ओनली एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे, दैट इज़ नोन एज दी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी है ना। बॉन्ड का एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा, दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, दैट इज़ बॉन्ड एंगल। ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लेट वी स्टार्ट फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या है कि जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को उन जो दोनों मान लो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया, कैसे बनाया, दो एटम्स को जोड़ के। जैसे मान लो हमारे पास ए एंड ए एटम है, इन दोनों एटम्स को जोड़ के हमने क्या है, मॉलिक्यूल बनाया है। अब दोनों एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल में, इनके न्यूक्लियाई के बिटवीन कितना डिस्टेंस होगा, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। क्लियर है ना। दो हमारे पास क्या है, एटम्स हैं, इन एटम्स के बीच में न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। क्लियर है। अब बेटा बॉन्ड लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एटम्स, दो एटम्स के बीच का हमने डिस्टेंस पता करना है। अब ऐसे तो है नहीं कि तो हम दो एटम्स को सेपरेट कर लेंगे या एक मॉलिक्यूल को सेपरेट कर लिया फिर उसकी लेंथ मेज़र कर ली, देख लिया, ऐसे तो हम नहीं देख सकते ना, स्केल से उसको मेज़र कर लिया, नहीं ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो हम किस तरीके से देखते हैं बेटा, इनको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से देखा जाता है, या तो एक्सरे से देखा जाता है ना, जैसे हम एक्सरे निकालते हैं ना, बॉडी का एक्सरे निकालते हैं, उसी तरह से एटम्स का भी, मॉलिक्यूल्स का भी एक्सरे पैटर्न एक बनता है। ठीक है, उस पैटर्न से हम ये पता लगा सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं उससे पता लगा सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अगर आपने मतलब MSc वगैरह की है ना, उसमें ये सारी टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से हम ये करते हैं। ठीक है, देन क्या है बेटा, हमने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। मान लो हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो
कोवेलेंट बॉन्ड से हम मतलब कोवेलेंट लेंथ पता करते हैं या फिर कोवेलेंट रेडियस पता करते हैं। कोवेलेंट रेडियस से फिर हम ये पता लगाते हैं कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियस होता क्या है। कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रॉक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ द एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। बॉन्डेड सिचुएशन में जब बॉन्ड बना हुआ है उस टाइम पे एक एडजेसेंट एटम दूसरे एडजेसेंट एटम के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, दो ऑब्वियसली दोनों एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। अब दोनों का जो एवरेज रेडियस होगा ना उससे हम पता लगाएंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, जैसे ये देखो, ये है कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब ये देखो हमारे पास सिंपल सी बात है बेटा, घुमा फिरा के ये तो बोलते रहते हैं। हमारे पास ये दो एटम्स हैं, दो अलग अलग एटम्स हैं, है ना। एक का रेडियस कम होगा, एक का रेडियस ज़्यादा होगा। तो एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस देख लिया। ये हमने क्या निकाल लिया, RA + RB। ये तो हमारी होगी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दिस इज़ आवर बॉन्ड लेंथ। अब क्या है, इस लेंथ की अगर हम एवरेज निकाल लेंगे, RA + RB / 2 कर दिया, दैट इज़ नोन एज द कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। R क्या है, बॉन्ड लेंथ है ना। एंड RA एंड RB क्या है, कोवेलेंट रेडियई ऑफ एटम्स है। एटम्स के कोवेलेंट रेडियई हैं। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो वो कोवेलेंट रेडियई मॉलिक्यूल का बन जाएगा। समझ में आया, वो किसका बन जाएगा, मॉलिक्यूल का। अब अगर हम सिंपल RA की बात करें तो वो A एटम का कोवेलेंट रेडियस है। RB की बात करें तो वो RB का B एटम का क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन जब हम दोनों का सम अप कर देंगे, ठीक है, तब हम क्या है निकाल सकते हैं, सम करके / 2, तो वो मॉलिक्यूल का कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने बेटा ये पता करना हो, एक एटम का कोवेलेंट रेडियस पता करना है, तब हम कैसे पता करेंगे, मान लो हमने पूरी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से R की वैल्यू तो पता कर सकते हैं, है ना। फिर हमें RA + RB, RA नहीं पता, RB नहीं पता, हम क्या करेंगे, एक बारी हमने AA मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, दोनों का किया। अब दोनों का तो सेम ही होगा ना इनका रेडियस, तो टोटल R तो हम पता कर ही सकते हैं। इसका मतलब हमें RA पता चल जाएगा। सिमिलरली हम RB पता कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, हमें R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड RA RB की वैल्यू आ गई। क्लियर है। देन देखो दी वैन डर वाल्स रेडियस। अब ये तो हमने किसकी बात की, कोवेलेंट बॉन्ड की। अब वैन डर वाल रेडियस होता है, वैन डर वाल रेडियस हम किस तरीके से पता करेंगे। दी वैन डर वाल रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम विच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन द नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। वैन डर वाल रेडियस क्या होता है कि हम एटम का एक तरीके से साइज देखते हैं। मतलब क्या है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में हमारे पास क्या पड़ा है, एक एटम पड़ा है। ठीक है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में एक एटम पड़ा है। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में जो एटम पड़ा है, उस एटम का नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में है ना, तो इसका साइज़ पता करते हैं। ठीक है, इस एटम का साइज़ पता किया जाता है जो नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में पड़ा है। तब इसका जब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट में तो हमने बॉन्डेड की बात की, लेकिन यहाँ पे हम वैन डर वाल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ना, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके हम आउटर मोस्ट जो शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल जो हमारा है, उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं वैन डर वाल रेडियस में। क्लियर है बच्चों। फिर बात आती है बेटा बॉन्ड एंगल की। व्हाट इज़ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है बेटा कि मान लो हमारे पास दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, या फिर किसी ने भी मान लो दो बॉन्ड्स बना रखे हैं। दो बॉन्ड्स के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। जैसे वाटर है ना, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन, एंड हम इस तरह से वाटर के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंगल देखेंगे तो वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में बेटा इनका एंगल 180 डिग्री नहीं होता, इनका एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या है, थोड़ी बेंट शेप में प्रेजेंट है, हमें एंगल से पता चला।
क्लियर है। तो हम इस तरह से मतलब बॉन्ड एंगल क्या है, मतलब होता है बॉन्ड एंगल क्या हुआ फिर अगर हम देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं, उन बॉन्ड पेयर्स में कितना एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। क्लियर है। उसके बाद है बेटा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉन्ड एंथैल्पी तो बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है, लैटिस एंथैल्पी भी बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी है, लेकिन इन दी लैटिस में जो हमारा क्रिस्टल लैटिस बना था ना यहाँ पे NaCl का जो क्रिस्टल लैटिस बना था, इस क्रिस्टल लैटिस में बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है दैट इज लैटिस एंथैल्पी। लेकिन अगर हम सिंपली किसी बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो हमारे पास मान लो सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ मतलब जो बॉन्ड एंगल होता है, सॉरी जो बॉन्ड एनर्जी होती है फॉर सिंगल बॉन्ड दिस इज़ लेस देन दिस डबल बॉन्ड, एंड फॉर डबल बॉन्ड इज़ लेस देन द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करेगी बॉन्ड एंथैल्पी। अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है ना, अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम लगेगी, अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। देखो चीज़ जितनी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ईजिली उसको तोड़ना होगा। ठीक है। अगर किसी चीज़ की लेंथ कम है तो उसको तोड़ना भी डिफ़िकल्ट होगा। क्लियर है। तो देखो कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है एंड बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, एंड ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, उससे भी कम होती है। ठीक है। इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना भी डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ दी गई है काफ़ी दो बॉन्ड्स की, मतलब काफ़ी सारे बॉन्ड्स की। ठीक है। जैसे OH के बीच, CH के बीच, जैसे कार्बन के बीच देखते हैं सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, डबल बॉन्ड की एंड ट्रिपल बॉन्ड की। सिंगल की 154 होती है, डबल की 133 होती है एंड ट्रिपल की 120 होती है। इसका मतलब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता गया वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती गई, कम होती गई। ठीक है। फिर आती है बेटा बॉन्ड लेंथ कुछ मॉलिक्यूल्स की दी हुई है, ठीक है, वो भी देख लेना। देन बेटा हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस। ये सिर्फ ये एक बारी देख लेना, कोई ज़्यादा हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों में हमने ऑर्डर ज़रूर चेक करना है। ठीक है। कि अगर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, वो चीज़ ज़रूर देख लेना एक बारी। क्लियर है। अब देखो रजे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यही बात कर रहे हैं हम बॉन्ड एंथैल्पी की। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अगर बेटा हम पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड एंथैल्पी की जगह पे क्या है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाली जाती है। अगर हम देखो पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए बेटा क्या होगी, बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में हमें देखना पड़ेगा। जैसे देखो C2H5OH है, C2H5OH है, मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन्स लगे हैं एंड यहाँ पे OH लगा है, तो CH को तो बॉन्ड को तोड़ना है, CC बॉन्ड को तोड़ना है, COH बॉन्ड को तोड़ना है। 3 अलग अलग तरह के बॉन्ड्स को तोड़ना है। ठीक है। तो 3 ना अलग अलग बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। ठीक है। CC को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, CH को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, COH को तोड़ने के लिए अलग बॉन्ड की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, तीनों का मीन निकाल लेते हैं। ठीक है। एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का यूज़ किया जाता है एट द प्लेस ऑफ ओनली बॉन्ड एंथैल्पी।
क्लियर है, अगर अलग अलग तरह के बॉन्ड बने हैं। फिर आता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर वही चीज़ है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बेटा, उसको बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, डबल बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। जैसे H2 है, H2 में HH के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल F2 एंड O2 2 नेगेटिव हैव बॉन्ड ऑर्डर 1। ठीक है, मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे N2CO NO पॉजिटिव यहाँ पे बताया हुआ है। F2 की अगर हम बात करेंगे, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, O2 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, F2 में देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, 14 होंगे, है ना। O2 2 नेगेटिव में भी कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अ जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज दैट जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज करती है, एंड बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये चीज़ें हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर है बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।